हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास 10 सोशल साइंस की एमसीक्यू सुपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें से जितने भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो सभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको कोशिश ये करना है कि मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे और फाइनल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956। तो ये वाला आपका जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, इसमें सबसे पहले जो है ना चीज़ों को डिस्कशन किया गया है दो कंट्री को लेकर। एक श्रीलंका, दूसरा बेल्जियम। दोनों में एथनिक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है ना। तो उसको लेकर जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर है और बाद में पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस को बताया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि 1956 में जब एक अधिनियम पारित किया था श्रीलंका में, तो किस एक भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा वहाँ पर घोषित कर दिया गया था। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या था 1956 में, उन्होंने जो है मेजॉरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करते हुए जो भी मेजॉरिटी में वहाँ पर पब्लिक थी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो लोग थे वो सिन्हाला बोलने वाले थे, सिंहली बोलने वाले थे। तो इस वजह से उनने क्या किया, मेजॉरिटी को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए सिंहली भाषा को ही एकमात्र आधिकारिक भाषा यानी कि एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जो है श्रीलंका से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कौन से समुदाय के लोग श्रीलंका में नहीं रहते हैं, इस चीज़ को से लेकर हमें क्वेश्चन है। तो सिंहली तो रहते ही थे, सिन्हाला वो अभी हमने पढ़े, और उसके अलावा वहाँ पर रहते थे इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। वो तमिल जो इंडिया से गए हुए थे, उसके अलावा श्रीलंका के भी जो तमिल बोलते थे, ठीक है। और वहाँ पर क्या कौन से समुदाय के लोग नहीं थे, तो पारसी के समुदाय वहाँ पर नहीं थे। तो सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ऐसे किसान जो कि औपनिवेशिक काल में श्रीलंका में क्या कैसे बागान मजदूर के रूप में आए थे, तो उन्हें क्या बोला जाता था, ठीक है ना। वो बेसिकली गए थे इंडिया से बागान मजदूर के रूप में काम करने के लिए, लेकिन वो क्या हुए, धीरे धीरे वहीं पे सेटल हो गए। तो उनको वहाँ पर क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। नेक्स्ट है नेम द रीजन वेयर इंडियन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड। उस क्षेत्र का नाम बताना है जहाँ पर भारतीय तमिल बहुत केंद्रित है, मतलब श्रीलंका में कौन सा वाला एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन तमिल्स हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो श्रीलंका का जो हम बात करें ना, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि कंसंट्रेटेड के बारे में बोले तो इंडियन तमिल्स जो है सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका के अंदर ही हैं। तो फोर्थ का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1956 पास्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो 1956 में एक प्रोविज़न उन्होंने पास किया था, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो कि उसमें मेंशन नहीं था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से जो प्रावधान है वो नहीं थे, मतलब 3 प्रावधान तो था, एक नहीं था, ठीक है ना। यही तो हमें देखेंगे। सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बिल्कुल उस वाले प्रोविजन में था। नेक्स्ट बुद्धिज्म वॉज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, और उन लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म के संरक्षण पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा सिन्हालास वर फेवर्ड इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो है सिंहली लोगों को ही अनुमोदित किया, उनको ही फेवर किया गया। तो ये तीनों ही जो पॉइंट्स थे ना, ये प्रोविजंस में थे जो 1956 में उन्होंने लागू किया था। बट ये वाला बिल्कुल भी नहीं था कि जितने भी प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दे दी, उन्होंने प्रांतों को स्वायत्तता नहीं दी, बल्कि उन्होंने बहुसंख्यकवाद को फॉलो करते हुए इन तीनों प्रोविजंस को लागू किया। नेक्स्ट है विच रिलीजन इज फॉलोड बाई सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। जो सिंहली भाषा के लोग थे वो किस धर्म को मानते थे। तो जितने भी मोस्टली कहूँ तो मोस्टली जो सिन्हाला लोग थे, सिंहली लोग थे ना, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे, दैट वाज बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट, ठीक है ना। हमारा 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग। श्रीलंकाई जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे जो कि तमिल भाषी थे, जो कि तमिल भाषा बोलते थे।
तो वो केवल 18% ऐसे लोग थे जो कि तमिल बोलते थे। इसी वजह से तो इनको माइनॉरिटी मान के इनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया। तो 7th का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। एक ऐसी सोच जिसमें ये मान के चलते हैं ना कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री पे जैसे मन चाहे वैसे रूल कर सकती है, माइनॉरिटी की कोई भी इच्छा, कोई भी ज़रूरत, उन सबको डिसरिगार्ड करते हुए। ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस मान्यता को, इस सोच को क्या हम बोलेंगे। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वही सोच तो आपका क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। ठीक है, तो 8 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म लेड टू सिविल वॉर। निम्नलिखित में से कौन से देश में बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ गया। मतलब आपस में जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, वो आपस में क्या, फिर टकराव हो गया। तो ये हुआ कहाँ पे, ये हुआ था श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल। श्रीलंकाई तमिल ने पार्टियां और संघर्ष क्यों शुरू किया। मतलब जैसे ही उनका 1956 का प्रोविज़न आता है उसके बाद इन लोगों ने तमिल्स बोलने वाले को कुछ भी अधिकार दिया नहीं था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था सेनली को। तो डेफिनेटली इन लोगों में गुस्सा था, स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और इसके अलावा उन्होंने अपना संघर्ष, जिसको हम वर्ल्ड मतलब कि वॉर के रूप में हम बोलते हैं, तो इस तरीके से गृह युद्ध छिड़ गया। तो उन लोगों ने जो है क्या मतलब बेसिकली उन लोगों का क्या मकसद था, क्यों उन लोगों ने संघर्ष शुरू किया था। ठीक है ना, उन्होंने उनका संघर्ष शुरू करने के पीछे का रीज़न ये था, टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते थे कि तमिल को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द इनिशियल डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। निम्नलिखित में से कौन से जो है ना जो श्रीलंकाई तमिल थे उनकी प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं थे। शुरू में इन लोगों ने काफ़ी कम डिमांड रखी थी, मतलब एक ऐसी डिमांड जो कि हाँ चीज़ सही है, लेकिन बाद में उन लोग मान नहीं रहे थे, तो जिस वजह से काफ़ी टाइम तक जो है इन ग्रुप्स के बीच में संघर्ष, स्ट्रगल जो है चलता रहा। हमसे ये पूछा हुआ है कि कौन से जो है इनिशियल डिमांड में शामिल नहीं था। ठीक है, इनिशियल डिमांड के रूप में उन लोगों ने सबसे पहले तो यही कहा था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। इसके अलावा आप क्या करो, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, क्षेत्रीय स्वायत्तता दे दो कि हम अपने रीजन में अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। ये उनके इनिशियल डिमांड थे। ठीक है, इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, कि चाहे जॉब की बात हो चाहे एजुकेशन की बात हो, सबको जो है समानता, अवसर की समानता प्राप्त करो। तो ये तीनों जो थे ना उनके इनिशियल डिमांड थे। बट क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम या फिर स्टेट, एक स्वतंत्र तमिल राज्य का निर्माण, ये उनके प्रारंभिक मांग नहीं थे, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ। ठीक है, जब पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई, बाद में इनकी डिमांड आई। इनिशियल डिमांड तो सिर्फ इतने ही थे, अगर इतना ही मान लेता तो इसका कोई फिर पॉइंट आता ही नहीं। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड। जब सिविल वॉर जो है श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सिविल वॉर है ना बहुत सालों तक चला और अल्टीमेटली यहाँ पर कब ख़त्म होता है, 2009 में। तो ये जो पावर शेयरिंग को ना, इसीलिए इन लोगों ने दो कंट्री का एग्जाम्पल लिया। एक तो श्रीलंका जिनने बिल्कुल भी सही तरीके से पावर शेयरिंग नहीं किया, तो जिसका परिणाम उसे देखना पड़ा। दूसरी तरफ बेल्जियम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनने जो है वक्त रहते जो चीज़ों को संभाल लिया था। नेक्स्ट है, विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में आमतौर पर कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बेल्जियम में दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोलते हैं, बाकी थोड़े मोड़े और भी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन दो मेनली लैंग्वेज, दैट वाज डच एंड फ्रेंच। ठीक है ना, डच और फ्रेंच, जिसमें से डच सबसे ज़्यादा लोग बोला करते थे बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम में मतलब सबसे जो है मेजॉरिटी में कौन थी, डच बोलने वाली पब्लिक, और माइनॉरिटी में थी फ्रेंच बोलने वाली पब्लिक।
अब है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते थे? अब हमारा वही क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा आपको बेल्जियम के जो अधिकांश लोग थे मतलब 59% जो बेल्जियम की पॉपुलेशन थी ना वो फ्लेमिश रीजन में रहती थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डच बोलने वाले मोस्टली कहाँ पे रहते थे? वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे। 59% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि डच बोलती थी बेल्जियम के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सा जो समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली था? हम बात करें पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन थे? डच थे। पूरे बेल्जियम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कौन से लोग थे? जो डच बोलते थे। लेकिन रिच और पावरफुल जो वहाँ पर थे ना वो फ्रेंच बोलने वाले थे। तो 15 का ए ऑप्शन आप याद रखना कि पॉपुलेशन उनकी थी लेकिन रिच और पावरफुल कौन थे? फ्रेंच लोग थे। इन द सिटी ऑफ ब्रसल्स, बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रसल्स, ब्रसल्स सच में बहुत उल्टा था। मतलब वैसे तो हमें पता है कि पूरे बेल्जियम के अंदर डच जो है मेजॉरिटी में थी, फ्रेंच माइनॉरिटी में थी, पर फ्रेंच बहुत अमीर थी, पावरफुल थी। और क्यों पावरफुल थी? क्योंकि मतलब वहाँ की जो कैपिटल, हर देश का कैपिटल अपने आप में ही मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई सिटी माना जाता है तो उसका कैपिटल होता है। तो कैपिटल सिटी के अंदर जो है ना सारा सिस्टम उल्टा पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% डच बोलने वाले थे। तो मतलब क्या हुआ? ब्रसल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे जबकि डच वाले माइनॉरिटी में थे। जबकि पूरे बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे डच बोलने वाले ज़्यादा थे। ठीक है, इस चीज़ को में कंफ्यूज नहीं होना है और हाईलाइट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली। बेल्जियम ने अपनी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किस तरीके से किया? ठीक है ना। डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, उसने सत्ता की साझेदारी मतलब शक्ति साझीकरण तंत्र का विकास उसने किया। इसके अलावा उसने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया, ये भी ठीक है। बहुसंख्यकवाद की नीति को पूरी तरीके से खारिज किया। इसके अलावा रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी और सभी समुदायों के हितों का उनने सम्मान किया। तो ये तीनों चीज़ें जो है उनने कर लिया और जिसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम थी वो आसानी से सॉल्व हो गई। तो जिस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? ठीक है ना। तो वो वक्त के साथ साथ जब कोई चेंज लगता है तो उन लोग संशोधन भी करते हैं। अब हमारे देश में देखो ना 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो गए हमारे संविधान में। तो बेल्जियम में पूछा 1970 से लेकर 1993 के बीच में संविधान बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन होता है? तो होता है वो 4 बार। नेक्स्ट है हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर जो है सामुदायिक सरकार का मतलब वहाँ पे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें से कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो सिलेक्शन है ना मतलब उनको उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। कि जैसे कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही है तो एक डच वालों के लिए अगर बन रही है तो डच वाले लोग ही सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर नेता भी उन्हीं के लिए होंगे और उन्हीं के लिए वो उन्हीं के कल्चर वगैरह को लेकर काम करेंगे। तो वहाँ पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और भी सेंट्रल है जो भी है स्टेट है, पर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके लिए वो क्या करते हैं? जो एक लैंग्वेज की कम्युनिटी है सिर्फ और सिर्फ वही उसका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। सत्ता का जो बंटवारा है वो वांछनीय है। क्यों? क्योंकि ये हमें किस चीज़ में मदद करता है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल पावर शेयरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है क्योंकि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो हाँ, पावर शेयरिंग से क्या होता है? इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। संघर्ष की भावनाओं को कम करने के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। तो 20 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट इज ट्रू। गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गठबंधन सरकार, अब इंडिया में आप लोग हो तो आपको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा कि होता क्या है।
जब कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उस केस में होता क्या है, दो या दो से अधिक जो पार्टियां हैं वो मिलकर सरकार बनाती हैं। तो वहाँ पर जो पावर है ना वो कई पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है बाद में। लेकिन हमारे संविधान में जो नियम है वो नियम है। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, पावर इज शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी। जब अलग अलग राजनीतिक दल अपनी सत्ता को साझा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार या फिर कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट। सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाती है, जो क्या किस चीज़ को दर्शाता है, मतलब जब पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर हो रहा है, इसका मतलब कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पर है, गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या ऐसे में बेसिकली होता ये है डिफरेंट आइडियोलॉजी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक नई विचारधारा के साथ सामने आती है, उनका ग्रुप्स भी अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें जो अब जब इनकी गवर्नमेंट बनती है ना तो फिर इन्हें दोनों क्या होते हैं, आपस में टकराते भी हैं और कई बार जो है गठबंधन की सरकार ज़्यादा नहीं चल पाती है। ठीक है, तो हमें तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर देना है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के क्षैतिज बंटवारे का एक उदाहरण है। अब पावर शेयरिंग के लिए ना आप दो चीजें पढ़ोगे, एक तो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर और दूसरा वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर के अंदर जो है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है ना, सबको अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं कि आपका जी ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो उस तरीके से जब पावर शेयर किया जाता है तो हम उसको कहते हैं हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है ना। अब इन तीनों का अलग अलग काम है, तो ये क्या है, हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो अगर आपसे पूछे ना कि जो आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो हम किस तरीके से पावर को शेयर कर रहे हैं, तो वो हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ पावर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस। सत्ता के बंटवारे की कौन सी प्रणाली को चेक और बैलेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा वाला ऐसा सिस्टम है जिसका दूसरा नाम चेक्स एंड बैलेंस है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो अभी हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टली जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को करते हैं तो उसी का दूसरा नाम चेक्स एंड बैलेंसेस है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का जब विभाजन होता है, लाइक हम क्या करते हैं, शक्तियों का इस तरीके से हम अब ऑर्गन के हिसाब से बंटवारा नहीं कर रहे बल्कि लेवल सेट कर रहे हैं कि एक पूरे कंट्री लेवल, एक स्टेट लेवल, एक पंचायत लेवल, ठीक है ना। तो हायर और लोअर लेवल में जो गवर्नमेंट के पावर को डिवीजन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। 25 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हम निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का तीसरा स्तर है, ठीक है ना। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंडिया के अंदर किसे कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेकंड टायर के अंदर हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जबकि थर्ड टायर में हमारा क्या आता है, पंचायती राज गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द पंचायती राज सिस्टम बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक इकाई बनी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना 1950 में, उस टाइम पे हमारे संविधान में कहीं पर भी पंचायत को लेकर कोई सिस्टम नहीं था। ये आया कब, जब हमारे संविधान में 73rd अमेंडमेंट हुआ, मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस चीज़ को लाया गया कि अब हमारी कंट्री के अंदर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होगा, दैट इज पंचायती राज। 27 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे का वैध कारण नहीं है। मतलब 3 तो ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम सत्ता का बंटवारा करते हैं। फर्स्ट इज फॉर मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद के लिए क्या हम सत्ता का बंटवारा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम बहुसंख्यकवाद को फॉलो करेंगे तो सत्ता का तो बिल्कुल बंटवारा करेंगे ही नहीं। हमारा आंसर तो हमारा 28 का ए ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अहम हिस्सा होता है। अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक देश है ना, वहाँ पर सत्ता का बंटवारा जरूर होना चाहिए। तनाव कम करने के लिए भी हम सत्ता का बंटवारा करते हैं, टू रिड्यूस टेंशन। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी हम
क्या सत्ता का बंटवारा करते हैं, लेकिन किसी भी केस में हम मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करने के लिए सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते, क्योंकि दे बोथ आर अपोजिट्स टू ईच अदर। ठीक है, तो 28 का ये हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, निम्नलिखित में से किस देश के पास शक्तियों का संघीय विभाजन है, मतलब फेडरल कंट्री है। तो हमारी फेडरलिज्म जो है ना, वैसे तो हमारे सिलेबस में आई थिंक सेकंड वाले चैप्टर में है। तो फेडरलिज्म मतलब एक इस टाइप की सरकार जहाँ पर कम से कम 2 लेवल की सरकार होती है, मतलब संघीय सरकार जहाँ पर क्या हो कि राज्य स्तर 2 या 2 से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है, लाइक हो गया ना हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो इस तरीके से हमसे पूछा हुआ है कि कहाँ पर फेडरल डिवीज़न हुआ पड़ा है पावर का। तो एक तो बेल्जियम के अंदर भी और हमारा भारत भी, श्रीलंका के अंदर अभी भी फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर्स नहीं है। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, इस वजह से 29 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेसेस मोर ऑन, सत्ता के बंटवारे का कौन सा विवेकपूर्ण कारण इस पर अधिक जोर देता है। मतलब पावर शेयरिंग का मेन जो रीज़न है ना, किस वजह से हम सबसे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं कि हाँ हर एक कंट्री में, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको जो है पावर शेयरिंग जरूर करना चाहिए। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप, हम चाहते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करें, इसके लिए हम पावर शेयरिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अ फेयर चांस टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक को भी उचित मौका मिले, ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक है वो सब पे राज करे और उनको तो इग्नोर करे। तो ऐसा भी हम नहीं हम क्या चाहते हैं कि उनको भी फेयर चांस मिले, मतलब ये बात भी सही है। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सत्ता का सही से बंटवारा नहीं करेंगे तो फिर सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, फिर वही गृह युद्ध छिड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम जो है स्टेबिलिटी लाने के लिए भी पावर शेयरिंग करते हैं। तो ये तीनों ही रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम पावर शेयरिंग पे जोर देते हैं इतना। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी सारे चैप्टर्स के लिए जो है गाइस मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ, ताकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में सीधे फंसें। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा आप सपोर्ट भी किया कीजिए, तो क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो एक इंस्पिरेशन नहीं मिलता कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाएं। तो इसलिए आपको जो है चैनल के साथ जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना है अपना कोई भी सजेशन वगैरह हो तो आप वही बता सकते हैं।